मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजन सिंह, साइंस लेक्चरर, SMA मेमोरियल कॉलेज, जंगल सुभान अली, गोरखपुर। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को सेल के बारे में बताया था, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, सेल थ्योरी बताई गई थी। सेल थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को मैंने हर एक पॉइंट पे डिस्कशन भी किया था। और लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ेंगे हम लोग एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द एटम? एटम इज़ द अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और अविभाज्य कण है। तो ये सबसे पहले डाल्टन के द्वारा 1808 ईस्वी में ये संकल्पना प्रस्तुत की गई। इन्होंने यह भी बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड परमाणु संरक्षित रहता है। जैसे हम कोई रिएक्शन ले लें, जैसे H2 प्लस O2, अगर हाइड्रोजन का एक अणु ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करता है तो वाटर के दो अणु प्राप्त होते हैं, 2H2O। तो हम देखेंगे जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो इधर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा, अच्छा 2H2O हमको प्राप्त होगा। तो दोनों तरफ हम अगर देखेंगे तो परमाणुओं की संख्या लीजिए तो दोनों तरफ क्या होगी? बराबर होगी। और एटम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा दोनों ओर समान होगा, सेम साइज, सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, सेम मास का एटम संरक्षित रहेगा। फिर उसके बाद से यही परमाणु आपस में मिलकर अणु का भी निर्माण करते हैं। और ये अणु दो प्रकार से हो सकते हैं, सम अणु हो सकते हैं, समद्वि परमाणु हो सकते हैं, और विषम द्विअणु हो सकते हैं। एग्जाम्पल में सम में मैं आपको बता दूं, जैसे H2 हाइड्रोजन के सेम परमाणु इसमें इस अणु में उपस्थित हैं। Cl2 के एक अणु में दो परमाणु किसके हैं? Cl के हैं। इसी प्रकार अगर विषम अणु ले लिया जाए, जैसे HCl, HF एक्सेट्रा। इसके बाद से ये तो डाल्टन के द्वारा दी गई संकल्पना थी। फिर इसके बाद से अन्य साइंटिस्ट भी आए। जैसे हम लोगों ने सेल पढ़ा था ना, सेल के विषय में जानकारी दी गई थी, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक उसी प्रकार परमाणु जो है पदार्थ की क्या है? इकाई है। तो सबसे पहले यह संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की थी? डाल्टन के द्वारा। अब डाल्टन के संकल्पना के प्रस्तुत करने के पश्चात J.J. थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे केमिस्ट्री में, उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके द्वारा प्रस्तुत मॉडल जो प्रस्तुत किया गया था, उस मॉडल को प्लम पड़ी मॉडल के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में तरबूज मॉडल के नाम से, वाटरमेलन मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह बताया गया कि परमाणु जो है वो धनावेश का एक स्फेरिकल गोला है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसी प्रकार से रहते हैं परमाणु में जैसे किसी तरबूज में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। तो ये तो J.J. थॉमसन के द्वारा दी गई संकल्पना थी। इसके पश्चात रदरफोर्ड के द्वारा भी परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया गया। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणुीय नाभिकीय मॉडल दिया गया, जिसमें रदरफोर्ड के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह दर्शाया गया कि परमाणु कैसा होता है।
अपने एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने रेडियम के रेडियो एक्टिव एलिमेंट को चुना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्वतः किरणें उत्सर्जित करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, जिनको बेकुरेल किरणों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बेकुरेल ने इनकी खोज की थी, इसीलिए इन्हें बेकुरेल किरणें भी कहा जाता है। तो जब इस पे अल्फा कण की बम्बार्डमेंट किस पे कराई गई, इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया और गोल्ड फॉयल को इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सामने ही रखा और इन दोनों के मध्य में एक लेड की स्लिट लगा दी। और लेड की स्लिट लगाने के पश्चात इन्होंने देखा कि जब अल्फा कण को जब बम्बार्डमेंट कराया गया किस पे, गोल्ड की थिन फॉयल पे, तो एक स्क्रीन पे ZNS की स्क्रीन बनी होती है। उस ZNS की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर एक चमक उत्पन्न हुई। तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द ZNS स्क्रीन एंड क्रिएट द स्पेक्ट्रा। एक चमक उत्पन्न हुई और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया और तत्पश्चात निष्कर्ष निकला और निष्कर्ष में उन्होंने पाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, नॉट डिफ्लेक्टेड। तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल सीधे कुछ अल्फा कण जो थे वो सीधे पार्टिकल जो सीधे चले जा रहे थे, कहीं से डिफ्लेक्शन नहीं था। तो इससे यह मालूम चला कि परमाणु कैसा है, खोखला है। द फर्स्टली पॉइंट नोटेड बाय द रदरफोर्ड, एटम इज द एम्प्टी। नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे थे। सीधे जाने के बाद से मध्य से विचलित होकर उन किरणें जो थी वो दूर भाग रही थी, अल्फा पार्टिकल। तो इससे क्या मालूम चलता है, अल्फा पार्टिकल किसका नाभिक है, हीलियम का। इस पे धनावेश होता है। तो इससे मालूम चला कि मध्य में कोई ना कोई एक ऐसा आवेश है जिसके कारण ये दूर भाग रही थी। तो वी नो दैट द सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो उन्होंने देखा कि ये दूर भागने का रीजन ये है कि मध्य भाग में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज रही है, भाग रहा है, जिससे ये जो अल्फा पार्टिकल दूर भाग रही है, रिपेल, प्रतिकर्षित हो रही है। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट उन्होंने नोटेड किया कि परमाणु के मध्य में धनावेश है, इससे यह पता लगाया। फिर तीसरे निष्कर्ष में ये पहुंचे, कुछ अल्फा पार्टिकल जिस मार्ग से जा रही थी ठीक उसी मार्ग से मध्य भाग से टकराकर फिर वापस आ जा रहे थे, कहने वाला आर पार नहीं जा पा रहे थे। तो इससे तीसरे पॉइंट उन्होंने नोट किया कि एटम के मध्य में एक डेंस पार्ट है जिसे जो किरणें अल्फा पार्टिकल टकरा रही हैं वापस आ जा रही हैं, ये डेंस है। और इस डेंस पार्ट का उन्होंने नाम दिया क्या, नाभिक। तो तीसरा पॉइंट भी नोटेड, न्यूक्लियस कैसा है, ठोस है। इस तरह रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त किया वो निष्कर्ष 3 है। पहला, परमाणु कैसा है, खोखला है। सेकंड, परमाणु सेकंड में क्या बताया गया था कि
मध्य में कौन सा भाग है? पॉजिटिव भाग है। तीसरा निष्कर्ष क्या निकला था कि नाभिक कैसा है? ठोस है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि डाल्टन की परमाणुवाद की परमाणु कैसा होता है, परमाणु की संकल्पना। सेकंड देखा हमने रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा की गई, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष के बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया। तो मेरे बताए हुए जितने भी पॉइंट्स हैं, जो मेरे द्वारा पीडीएफ भेजा गया है, उस पीडीएफ में आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर मेरा वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद से आप लोग को सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद से रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में जो संरचना बताई, यह बताई कि परमाणु के मध्य में क्या होता है? नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों ओर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सेम लाइक एज ए प्लैनेटरी मोशन। जैसे सन के चारों ओर क्या है? ग्रही जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो प्लैनेटरी जस्ट मोशन है, ठीक उसी संकल्पना के आधार पे इन्होंने यह मॉडल प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे प्लैनेटरी मोशन मॉडल भी के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात रदरफोर्ड ने एटम की साइज का डायमीटर देखा, और उस डायमीटर को बताया कि 10 टू पावर में -10 मीटर। अब ये 10 टू पावर में -10 मीटर किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ एटम 10 टू पावर में -10 एंगस्ट्रॉम, और न्यूक्लियस की साइज का भी पता लगा, 10 टू पावर में -15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी के बराबर। फर्मी इज द यूनिट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे सूक्ष्मतम दूरी में फर्मी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये भी देखा। फिर इन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट है, मतलब बीच मध्य में नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट है, कोष है, जिसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो एक स्टेशनरी ऑर्बिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इतनी संकल्पना उन्होंने दी। और दूसरा ये भी दिया, ये भी कहा कि नाभिक कैसा हो, नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और नाभिक के चारों ओर जो अराउंड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस पर चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में भी इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? हाँ, निगेटिव आवेश होता है। निगेटिव में कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू पावर में -19। इसके पश्चात इन्होंने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना की, 9.1 इंटू 10 टू पावर में -31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के बारे में देखा गया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। परंतु धनावेश जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो मध्य भाग में जो देखा गया धनावेश कहाँ से, ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुआ। तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? पॉजिटिव आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर में -19 कूलम्ब। और मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू पावर में -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन पे देखा जाए तो आवेश क्या होता है? उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इजली ये न्यूक्लियस में प्रवेश कर जाता है।
फिर देखा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है, तो बिल्कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻29 kg। इस तरह से हमने फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में भी पढ़ लिया। तो जो मैं बताने जा रहा था कि जैसे मैंने बताया कि रदरफोर्ड के ने जो मॉडल परमाणु के बारे में बताया कि बीच में क्या होता है, धनावेश होता है, उसके चारों ओर न्यूक्लियर स्पेस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो धनावेश हो गया, और बाहर आउटर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो दोनों के मध्य में कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द काउंटर बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2/r²। ये दोनों क्या होगा, कोलम्बिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी शायद 4th सेमेस्टर में, F बराबर के Q1 Q2/r²। ये बराबर किसके होगा, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, तो काउंटर बैलेंस हो जाता है। इस तरह इन्होंने, रदरफोर्ड ने संकल्पना परमाणु के बारे में दी। नाभिक का डेंसिटी के बारे में भी बोला। डेंसिटी कितनी होती है, 10⁻⁻17। फिर उसके बाद से हम लोग जो देखेंगे कि इनकी कमियां क्या क्या रह गई रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड की कमियों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्या क्या कमियां रह गई। रदरफोर्ड की मुख्य कमी यह रह गई कि उन्होंने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, could not explain the stability of the atom। और दूसरा पॉइंट जो होता है वो इन्होंने बताया कि स्टेबिलिटी का मतलब बता रहा हूँ कैसे। जब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते उसकी एनर्जी क्या होगी, ख़त्म होती चली जाएगी। और जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो स्पाइरल पे होते हुए इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो इस तरह से वे परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। फिर एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि जैसे गोल्ड फॉइल पे जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड होती है तो एक ZNS स्क्रीन पर एक चमक प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रा। तो उस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में भी वो कुछ बता ना सके। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। इस तरह ये इनकी कमियां रह गई। फिर उसके बाद से रदरफोर्ड आए, इनकी कमियों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमाणु के बारे में क्या क्या मैंने बताया। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है, अविभाज्य कण है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और रिएक्शन के दोनों तरफ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तरफ जो परमाणु होते हैं वो संरक्षित होते हैं। अपवाद भी इसका है न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम टूटता है बेरियम और क्रिप्टन में, तो वो अपवाद बन जाएगा। फिर उसके बाद से हम अगला पढ़ते हैं, इसमें परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। तो डाल्टन की संकल्पना थी। फिर उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने क्या पढ़ा कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने चुना रेडियम को, और रेडियम चूँकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से स्वतः किरणें उत्सर्जित करती हैं अल्फा बीटा गामा। तो उसमें से जो अल्फा पार्टिकल हैं वो बम्बार्ड ऑन द गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल बम्बार्ड होने के बाद से ZNS स्क्रीन पर एक चमक प्राप्त होती है। द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन हियर
उसके बाद से इसका कंक्लूज़न निकाला तो उन्होंने देखा कि 3 चीज़ें प्राप्त हुई उस कंक्लूज़न में, निष्कर्ष में, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोइंग ऑन द स्ट्रेट वे नॉट अफेक्टेड। तो इससे मालूम चला कि परमाणु कैसा है, मतलब एटम कैसा है, एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट इन द मिडिल पार्ट एंड गोइंग टू अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इससे मालूम चला कि परमाणु के मध्य में जो भाग है वो कैसा है, धनावेश है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स एंड देन बैक टू सेम पेथ, मतलब कि जिस मार्ग से आया उसी मार्ग से वापस चला गया, आर पार नहीं गया। तो इससे मालूम चलता है डेंस, एक मध्य में, परमाणु के मध्य में एक डेंस पार्ट है जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया। उसके बारे में फिर उसके बाद परमाणु के साइज़ के बारे में बताया, जैसा मैंने अभी लेक्चर में बता दिया, अभी मैं उसकी समरी बता रहा हूँ। उसके बाद साइज़ के बारे में इन्होंने बताया, डायमीटर कितना होता है एटम का, न्यूक्लियस का डायमीटर बताया, न्यूक्लियस की डेंसिटी बताई। इसके बाद से प्लैनेटरी मोशन के आधार पर इन्होंने संकल्पना प्रस्तुत की थी। फिर उसके बाद से इन्होंने बहुत सारे इनकी कमियां रह गई थी, वो कमियों के बारे में चर्चा की गई कि एवरी पार्टिकल इज हैव द एनर्जी, और बट सम टाइम आफ्टर सम टाइम द एनर्जी लूजेज। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है कि कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और स्पाइरल पेथ पे होते हुए वो कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है उनका उस कमियाँ निकल के आई, मतलब स्थायित्व के, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ही could not explain the stability of the atom, and next point, he could not explain the line spectra. And after sometimes Bohr's atomic model में इनकी कमियों को दूर किया गया, और उसके बाद से ये हम लोग जो आगे पढ़ेंगे बोर्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा जाएगा कि किस तरह से उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को देखा और उसको दूर करने का प्रयास किया। और फिर उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।